Hello everyone, so this is me Akriti Mishra. Welcome back to my channel. So today we are going to do the part 3 of the chapter, the three orders. So हम लोग ने तीनों ऑर्डर्स को डिटेल में अच्छे से समझा है पार्ट 2 में. आज हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने इन तीनों ऑर्डर्स के बीच के सोशल और इकोनॉमिक टाइज को इन्फ्लुएंस करा, इफेक्ट करा. इसके तीन रीजंस हैं. एक है एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशंस, एक है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में चेंज और तीसरा है लैंड यूज़. ओके, सो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन्होंने इनके सोशल और इकोनॉमिक टाइज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं. अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये पहला फैक्टर. तो जो यूरोप था वो वास्ट फॉरेस्ट से कवर्ड था. अब क्योंकि पूरी ज़मीन फॉरेस्ट से कवर्ड थी तो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड था वो काफ़ी लिमिटेड था. इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी. अगर मैं बात करूँ 5th और 10th सेंचुरी के बीच की, तो यूरोप में काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट हमें देखने को मिला है. ओके, काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट था. इस वजह से क्रॉप्स के लिए जो ग्रोइंग सीज़न था वो भी काफ़ी कम था और इस वजह से जो यील्ड्स वगैरह होती थी एग्रीकल्चर की वो भी काफ़ी कम हुआ करती थी. लेकिन 11th सेंचुरी में आया वार्म फेस जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लग गया एंड एग्रीकल्चर के लिए जो डेज थे वो भी बढ़ने लग गए. अब पीजेंट्स के पास लंबे ग्रोइंग सीजन थे. ठीक है, उसके साथ साथ अब वो सॉइल पर अच्छे से प्लगिंग वगैरह कर सकते थे. जो इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बताया कि कैसे रिसीडिंग फॉरेस्ट लाइन भी हमें देखने को मिली थी इस टाइम में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर उनके लिए पॉसिबल अब हो पा रहा था. क्योंकि जब ज़मीन में फॉरेस्ट की कमी होने लग गई तो अब वो उन ज़मीनों पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए. ऐसे अब हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ लैंड यूज़. तो लैंड यूज़ में हम ये पढ़ने वाले हैं कि पहले जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, वो थोड़ी प्रिमिटिव थी, पुराने ज़माने की थी. जो ओनली मैकेनिकल एड, जो इकलौता मैकेनिकल एड पीजेंट्स के पास था वो सिर्फ उनकी लकड़ी की जो हल होती थी वही उनके पास था. ठीक है, सिर्फ वुडन प्लग ही था उनके पास एक मैकेनिकल एड के तौर पर. अब जो प्लग था, जो हल था, वो इतने अच्छे से जो अर्थ है ना उसका सरफेस को अच्छे से स्क्रैच नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो लोग सॉइल की प्रोडक्टिविटी को, उसके न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते थे. एंड इसीलिए कभी कभार उनको हाथों से डिगिंग करना पड़ता था, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और ज़्यादा लेबर इंटेंसिव बनता जा रहा था. ओके, एग्रीकल्चर और ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हो रहा था एंड उसके साथ साथ वो लोग जो क्रॉप रोटेशन है उसका भी काफ़ी इनएक्टिव मेथड को जो है फॉलो करा कर रहे थे. क्या कर रहे थे वो, कैसे कर रहे थे? लैंड होता था, आप देख सकते हो डायग्राम्स में कि लैंड होता था, उसको वो दो भागों में डिवाइड करा करते थे. विंटर्स में वो लोग वीट को ग्रो करा करते थे एंड दूसरे लैंड को, जो दूसरा भाग है लैंड का, उसको फैलो छोड़ दिया करते थे, उसमें कुछ भी नहीं करा करते थे. देन नेक्स्ट ईयर क्या करते थे कि जिस लैंड को उन्होंने पहले फैलो छोड़ रखा था अब उस लैंड पर वो लोग राई की खेती करा करते थे. एंड जिस पर उन्होंने पहले विंटर वीट्स को ग्रो करा था अब उसको फैलो छोड़ दिया करते थे. तो ये उनका एक सिस्टम था जिसको वो फॉलो करा करते थे. अब जो सॉइल थी वो भी डिटोरिएट होती गई, उसकी जो कंडीशंस है वो और ख़राब होती गई, जिसकी वजह से फेमाइन्स वगैरह भी काफ़ी हमें देखने को मिले. मैल न्यूट्रिशन भी देखने को मिला क्योंकि फेमाइन था तो उसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन हुआ. और इन दोनों ने जो पुअर्स हैं उनकी लाइफ को और डिफिकल्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. अब जो लॉर्ड्स थे वो ये सब देख के काफ़ी वरिड हो रहे थे, काफ़ी एंग्शियस हो रहे थे. तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पीजेंट्स को फोर्स करा, क्योंकि खुद तो कुछ कर सकते थे नहीं. तो उन्होंने पीजेंट्स को फोर्स करा कि भाई तुम लगो इस लैंड में, तुम कुछ ना कुछ करो, तुम्हें और टाइम जो है इसमें स्पेंड करना पड़ेगा. तो क्योंकि इतनी सरदर्दी हो रही थी तो इस वजह से पीजेंट्स को और ज़्यादा टाइम जो है मेनोरियल स्टेट के लैंड के लिए निकालना पड़ता था. जो पीजेंट्स थे वो तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते थे ओपनली, तो वो पैसिव रेजिस्टेंस ही करा करते थे. कभी कभार जैसे अनपेड सर्विसेज हुआ करती थी तो ये लोग क्या करते थे कि ये उन अनपेड सर्विसेज को नहीं करा करते थे, ये दिखाने के लिए कि भाई हम लोग लॉर्ड से नाराज़ हैं. तो ये एक तरीका होता था उनका कि वो अनपेड सर्विसेज नहीं करा करते थे, क्योंकि अब वो ये समझने लग गए थे कि ये जो लैंड है ये हम सबकी लैंड है. ठीक है, अब वो ये समझने लग गए थे कि हम सारी एक कम्युनिटी है और ये लैंड हमारी है, इसको लॉर्ड की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए. अब उनको ये चीज़ जो है समझ में आने लग रही थी, बट क्योंकि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे तो पैसिव रेजिस्टेंस जो है शो करा करते थे. अब हम बात करने वाले हैं न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की. तो 11th सेंचुरी में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ये लोग लकड़ी की जो हल हुआ करते थे उसका उपयोग करा करते थे, जिसकी वजह से ये लोग सॉइल की प्रोडक्टिविटी का
अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। ये लोग जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे और कभी-कभार इनको खुद से हाथों से जो है डिग करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और लेबर इंटेंसिव हो रहा था और उसमें और मेहनत लग रही थी। लेकिन अब जो है चेंजेस आने लग गए, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। जो वुडन बेसिक प्लग था, जो लकड़ी से बना हुआ जो हल था, वो आयरन टिप्ड प्लग से और मोल्ड से चेंज में आ गया, मतलब उसके रिप्लेस में आ गया। ओके, पहले ये लोग लकड़ी की हल को यूज़ करा करते थे, अब ये लोग आयरन टिप्ड हल्स को जो है यूज़ करा करने लग रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग अच्छे से सॉइल की प्रोडक्टिविटी को यूटिलाइज़ कर पा रहे थे, उसके न्यूट्रिएंट्स को जो है अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रहे थे, क्योंकि ये लोग और डीपर जो है डिग कर पा रहे थे एंड इस वजह से अच्छा यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा था। सेकंड पॉइंट है मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग एनिमल्स। तो इन्होंने जो मेथड्स हैं एनिमल्स को हार्नेस करने के, उसमें भी चेंजेस लाए। पहले ये लोग नेक हार्नेसेस का यूज़ करा करते थे, लेकिन अब ये लोग शोल्डर हार्नेसेस का यूज़ करने लग गए, तो ये भी काफ़ी अच्छा चेंज था। हॉर्सेस को भी जो है अब ये लोग आयरन हॉर्स शूज़ पहनाने लग गए, जिसकी वजह से उनके फूट जो है डिके ना हो। देन फोर्थ पॉइंट है कि ये लोग विंड और वाटर एनर्जी का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे थे, अच्छे से जो है इसको यूज़ कर रहे थे फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। उसके साथ साथ पूरे यूरोप में इन्होंने विंड और वाटर पावर मिल्स वगैरह जो है इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए थे एंड ये लोग कॉर्न्स वगैरह की भी ग्राइंडिंग और ग्रेप्स की भी प्रेसिंग वगैरह करने लग गए थे। जो लैंड यूज चेंजेस थे उसमें भी हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला। पहले हमने देखा नहीं था, पहले ऐसे ये 2 भागों में डिवाइड करा करते थे, राइट? अब ये लोग 3 भागों में डिवाइड करते थे। ओके, जैसे कि ये लोग जो व्हीट और राई हैं उसको ऑटम में ग्रो करा करते थे एंड देन कुछ जो है ये स्प्रिंग में ग्रो करा करते थे एंड तीसरी लैंड को, लाइक तीसरा भाग है जो लैंड का, उसको ये लोग खाली छोड़ दिया करते थे, फैलो छोड़ दिया करते थे। देन उसके बाद क्या करते थे, ये शिफ्ट कर लिया करते थे। आप देख सकते हो कि जो पहले फैलो था, अब यहाँ पे स्प्रिंग की खेती होने लग गई और जहाँ पर पहले स्प्रिंग की खेती होती थी वहां पर अब वीट ग्रो करने लग गए। एंड जो पहला वाला लैंड था, लाइक पहला पार्ट था जो लैंड का, वहां पे पहले वीट ग्रो करा जाता था, राइट? बट अब उसको फैलो छोड़ दिया गया। तो आई थिंक डायग्राम से ही काफी क्लियर है कि वो क्या कैसे करा करते थे। तो ईच ईयर दे रोटेटेड, ईच ईयर वो जो है रोटेट करा करते थे, कहीं पे पहले फैलो छोड़ा था तो वहां पे अब खेती करने लग गए। तो ऐसे जो है ये रोटेट करते थे। अब जो फूड प्रोडक्शन था, जो उसकी अवेलेबिलिटी थी, वो डबल होने लग गई और पीस और बीन्स जैसे जो वेजिटेबल्स हैं वो भी काफ़ी आने लग गए एंड वी नो कि पीस और बीन्स में काफ़ी प्रोटीन होता है। तो अब हमें पीजेंट्स की डाइट में प्रोटीन्स भी देखने को मिल गए, क्योंकि प्रोटीन वाली चीज़ अच्छे से ग्रो करने लग गई। जो कल्टीवेटर्स थे, अब वो थोड़े से लैंड में काफ़ी जो है प्रोडक्टिविटी देख पा रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है लेस लैंड में ग्रो कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी लैंड को खुद ही श्रैंक करने लग गए। कहाँ वो पहले 100 और 200 एकड़ में जो है सारी खेती वगैरह करा करते थे, लेकिन अब वो 100 से 20 और 30 एकड़ में आ गई। सो 13 सेंचुरी में अब वो 20 और 30 एकड़ की ज़मीनों पर खेती करने लग गए। वो अपनी ज़मीनों को खुद से ही छोटा करने लग गए, क्योंकि अब वो ये चीज़ समझ गए कि हम लोग तो थोड़े से ही लैंड से काफ़ी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ जब उन्हें समझ में आ गई, तो फिर वो 100 एकड़ की ज़मीन पर काम करके अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करा करते थे। इंस्टेंट वो 20-30 एकड़ में आ जाया करते थे, क्योंकि इसमें लेबर भी कम लगते थे। जो लेबर इंटेंसिव, जैसा हमने डिस्कस करा था कि एग्रीकल्चर वाज क्वाइट लेबर इंटेंसिव, अब वो लेबर इंटेंसिव नहीं रहा, क्योंकि अब ज़मीनें भी जो हैं वो धीरे धीरे श्रैंक होने लग गई और लेबर की भी ज़रूरत कम पड़ने लग गई। जो होल्डिंग्स वगैरह थी कुड बी मोर एफिशिएंटली कल्टिवेटेड एंड इसकी वजह से एज आई सेड की जो लेबर नीड्स थी वो भी रिड्यूस हो गई एंड पीजेंट्स को अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम मिलने लग गया, बिकॉज अब वो कम टाइम में ही काफ़ी चीज़ें कर लिया करते थे, काफ़ी आउटपुट निकाल लिया करते थे। हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिले, जिसकी वजह से पहले क्या होता था, पहले पीजेंट्स ना सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया करता था, लेकिन अब वो सब मनी ही दिया करता था लॉर्ड्स को, क्योंकि अब मनी का भी यूसेज जो है हमें देखने को मिल गया, जो कि आगे पढ़ेंगे भी कि कैसे मनी का यूसेज भी बढ़ने लग गया। एंड पीजेंट्स पहले क्या करते थे कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब वो सर्विसेज की जगह टैक्स के रूप में क्या प्रोवाइड करते हैं, मनी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। लॉर्ड्स फाउंड इट कन्वीनियंट टू आस्क फॉर रेंट इन कैश एंड नॉट इन सर्विसेज। तो अब क्योंकि उनको रेंट चाहिए होता था, तो पीजेंट्स क्या करते थे, वो सर्विसेज को ही प्रोवाइड करके रेंट पे कर दिया करते थे। लेकिन अब लॉर्ड्स के भी बल्ले बल्ले, क्योंकि अब उनको कैशेस मिला करते थे रादर देन सर्विसेज। मनी का यूसेज भी काफ़ी बढ़ने लग गया एज आई सेड, जिसकी वजह से प्राइसेस वगैरह में भी हमें काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिला। ठीक है, जब भी बैड हार्वेस्ट होता तो एज आई सेड इकोनॉमिक्स आप लोगों को इतना सिंपल तो आता ही होगा, जैसे कि अभी टमाटर के भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, राइट? तो क्यों बढ़े, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी लेस होगी। वैसे ही इसमें बात करी गई है कि बैड हार्वेस्ट के टाइम पर
क्या होता था कि इनके दाम काफ़ी बढ़ जाया करते थे, तो फ़ायदा हो जाया करता था लॉर्ड्स वगैरह को। उसके साथ-साथ इंग्लैंड में प्राइसेज़ इवन डबल हो चुके थे 1270 और 1320 के टाइम पीरियड में। हम बात करने वाले हैं द फोर्थ ऑर्डर की। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हम तो 3 ऑर्डर्स के बारे में ही अब तक पढ़ रहे थे एंड इस चैप्टर का नाम भी द 3 ऑर्डर्स है। तो ये फोर्थ ऑर्डर कहाँ से आ गया? तो चलिए जानते हैं। एज़ वी नो कि एग्रीकल्चर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, इवन एक्सपेंशन वगैरह भी काफ़ी हो रहा था, जिसकी वजह से 3 एरियाज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है टाउन्स और तीसरा है ट्रेड। 1000 का जब टाइम पीरियड था तो उस वक़्त 42 मिलियन पॉपुलेशन थी। देन 1200 टाइम पीरियड में 62 मिलियन पॉपुलेशन थी। देन 73 मिलियन पॉपुलेशन हमें 1300s में देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि कैसे टाइम के साथ-साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, राइट? अब लोगों के लाइफ स्पैन भी इंक्रीज़ होने लग गए। कैसे? बिकॉज़ वी नो कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिल गई थी, जिसकी वजह से अब प्रोटीन रिच डाइट हमें देखने को मिल गया। लोगों की लिविंग कंडीशंस काफ़ी अच्छी होने लग गई, जिसकी वजह से उनके लाइफ स्पैन भी इंक्रीज़ हो गया। मतलब कि 8th सेंचुरी में अगर एक इंसान 50 साल तक रह सकता था, जीवित रह सकता था, तो अब वो 13th सेंचुरी में 60 साल तक रह सकता है। मतलब कि हमें 10 इयर्स लॉन्गर टाइम पीरियड जो है देखने को मिला लाइफ स्पैन में। ओके? 10 इयर्स लॉन्गर अब एक इंसान रह सकता था। एक यूरोपियन जो है, वो 10 साल ज़्यादा रह सकता था, जितना कि वो 8th सेंचुरी में भी नहीं रह पाता था। एंड जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद जब उसका फॉल हुआ तो उसके बाद हम कहते हैं कि जो टाउन्स है वो डिजर्टेड बन गए थे, रेतीले बन गए थे, कोई उसमें वेजिटेशन वगैरह नहीं थी। लेकिन आगे जाके वहाँ पर भी एग्रीकल्चर दोबारा होने लग जाता है, एग्रीकल्चर इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे टाउन्स बनने लग जाते हैं। एंड वो टाउन्स अब इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज कि जो पीजेंट्स होते थे, जब भी उनके पास सरप्लस अमाउंट रहता था उनके फूड ग्रेन्स वगैरह का, तो उनको एक जगह चाहिए थी, जहाँ पर वो अपने सरप्लस अमाउंट को सेल कर सके, बेच सके। एंड उनको सेलिंग सेंटर्स भी चाहिए थे, जहाँ पर वो कोई चीज़ें खरीद सकें। ठीक है, उनको क्लॉथ वगैरह, टूल्स वगैरह चाहिए होते थे, तो उनको एक जगह चाहिए थी, एक प्रॉपर प्लेस चाहिए था, जहाँ पर वो अपनी चीज़ें जो है बेच सकें और साथ ही साथ खरीद सके। अब ऐसी जगह होती है मार्केट वगैरह, राइट? अब इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा पीरियोडिक फेयर्स में, मेले वगैरह में, स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स में डेवलपमेंट देखने को मिला। तो ग्रेजुअली ये चीज़ें जो हैं डेवलप होती गई, जैसे कि टाउन स्क्वायर, रोड्स, चर्चेज़, ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे ग्रेजुअली डेवलप होने लग गई। मार्केटिंग सेंटर्स और पीरियोडिक फेयर्स में हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल गई ग्रेजुअली। मोस्टली जो टाउन्स हुआ करते थे वो कैसल्स और बिशॉप्स के अराउंड रहा करते थे। जो टाउन्स थी जो टाउन्स थी वो ना लोगों को, जो सर्स होते थे, जो अनफ्री पीजेंट्स होते थे, उनको आज़ादी दिया करती थी। कैसे? एक पॉपुलर सेइंग थी वहाँ पर कि टाउन एयर मेक्स फ्री। मतलब कि जो टाउन की हवा है वो एक इंसान को फ्री बना देती है, आज़ाद बना देती है। भाई टाउन की तो हवा में ही आज़ादी है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। क्योंकि वहाँ ये कहा जाता था कि अगर कोई सर्फ, अगर कोई अनफ्री पीजेंट अपने लॉर्ड से छुपना चाहता है, भगना चाहता है, फ्री होना चाहता है, तो उसको 1 साल और 1 दिन टाउन में आना पड़ेगा, मतलब टाउन में रहना पड़ेगा और छुपे रहना पड़ेगा अपने लॉर्ड से। अगर लॉर्ड ने 1 साल और 1 दिन के टाइम पीरियड से पहले एक वैसल को अपने पकड़ लिया तो फिर वो आज़ाद नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई सर्फ अपने लॉर्ड से बचना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है, तो उसको 1 साल और 1 दिन जो है पूरा बिताना पड़ेगा टाउन में, तब जाके वो आज़ाद कहलाएगा। तो इसी वजह से हमें टाउन्स में फ्री पीजेंट्स भी देखने को मिलते थे, अनस्किल्ड लेबर भी देखने को मिलते थे और उसके साथ-साथ एस्केप्ड यानी कि छिपे हुए सर्व्स भी देखने को मिलते थे। अब क्योंकि मैंने बताया कि मार्केटिंग सेंटर्स डेवलप हो रहे थे, पीरियोडिक फेयर्स हो रहे थे, इसकी वजह से हमें शॉपकीपर्स और मर्चेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से इनको अकाउंट्स वगैरह अपना रखना पड़ता था। कभी-कभार झगड़े हो जाते थे तो उसके लिए भी इनको लॉयर्स वगैरह की ज़रूरत होती थी। तो अब इन लोगों को ना कुछ स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट होने लग गई। इनको बैंकर्स और लॉयर्स जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होने लग गई, जो कि आगे जाके इनकी फुलफिल भी हो जाती है रिक्वायरमेंट, क्योंकि आगे जाके स्किल्ड लोग भी आ जाते हैं, जो होते हैं बैंकर्स और लॉयर्स। अब इस पूरे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का हम कह सकते हैं जो बेसिस था, वो था गिल्ड। क्योंकि ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड। चाहे वो कोई भी क्राफ्ट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो सब लोग गिल्ड के फॉर्म में ऑर्गेनाइज थे। ये एक ऐसी एसोसिएशन थी जो कि प्राइस को, सेल को, क्वालिटी को, सब पे इनका कंट्रोल था, एक दबदबा था। गिल्ड हॉल भी हुआ करता था, जो कि हर एक टाउन में हुआ करता था,
गिल्ड्स मतलब कि काइंड ऑफ यू कैन से ट्रेड यूनियंस जो होते थे, उनके जो हेड होते थे वो फॉर्मली मिला करते थे गिल्ड हॉल में। एंड वहाँ पे दावतें वगैरह जो है उनकी हुआ करती थी, एंड उसमें जो है म्यूजिशियंस वगैरह हमें देखने को मिलते थे, गार्ड्स वगैरह भी होते थे पेट्रोलिंग वगैरह के लिए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी कि गिल्ड्स होते थे, ट्रेड यूनियंस काइंड ऑफ यू कैन से होते थे, जो कि प्राइस सेल और क्वालिटी को इंश्योर करते थे, उसे कंट्रोल करते थे, एक दबदबा था उनका। उसके साथ साथ वो लोग गिल्ड हॉल में मिला करते थे, जहाँ पे सारे जो भी गिल्ड के हेड्स होते थे वो फॉर्मली मिला करते थे, म्यूजिशियंस वगैरह होते थे, गार्ड्स होते थे, एंड वो लोग अच्छी खासी दावत जो है एंजॉय कर रहा करते थे। जो न्यू ट्रेड रूट्स हैं वेस्ट एशिया के साथ, वो भी हमें देखने को मिला। जो स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स थे वो अब साउथ से नॉर्थ सी तक जो है जाया करते थे, एंड फर वगैरह या हंटिंग हॉक्स वगैरह जो है एक्सचेंज करा करते थे। तो हम कह सकते हैं कि वेस्ट एशिया के साथ भी काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशंस जो हैं हो रहे थे। स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स जो हैं वो साउथ से नॉर्थ सी तक जो है जाया करते थे और फर्स वगैरह का ट्रेड वगैरह करा करते थे। तो 12th सेंचुरी में हमें फ्रांस में भी कॉमर्स और क्राफ्ट का ग्रोथ देखने को मिला। एंड पहले जो क्राफ्टमैन होते थे ना, वो मैनर से मैनर यानी कि एक लॉर्ड के घर से दूसरे लॉर्ड के घर तक जो है जाया करते थे। वी नो मैनर क्या होता है। तो अब क्या हुआ कि अब वो लोग एक ही जगह सेटल होते हैं, ठीक है। बट नाउ दे यूज टू सेटल इन वन प्लेस वेयर गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड ट्रेडेड फॉर फूड। अब वो एक ही जगह पे सेटल होते हैं जहाँ पर गुड्स को यानी कि सामान को प्रोड्यूस भी करा जा सकता था और ट्रेड भी करा जा सकता था फॉर फूड। ओके। अब जैसे जैसे टाउन्स बढ़े वैसे वैसे ट्रेड बढ़ा, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे टाउन मर्चेंट्स जो हैं वो पावरफुल होते गए। तो यही था पूरा फोर्थ ऑर्डर आई कैन से। एज आई टोल्ड कि पॉपुलेशन बढ़ी तो लोग बढ़े तो एग्रीकल्चर करने लगे। एग्रीकल्चर करने लगे तो जो सरप्लस अमाउंट था उन्हें उसको बेचने के लिए एक जगह चाहिए थी, जिसकी वजह से टाउन्स बने। टाउन्स बढ़े तो लोग ट्रेड वगैरह भी करने लगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ये चीज़ें जो हैं बेसिकली थी। एंड ये जो लोग हमें देखने को मिले जो थोड़े डेवलप हो रहे थे इन सारी चीज़ों से, मर्चेंट्स वगैरह, ये सारे फोर्थ ऑर्डर के अंदर आ गए। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। इफ अच्छा लगा है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एज इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट वीडियोस लाइक दिस। उसके साथ साथ अगर कहीं पे डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन।